प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। अवधारणात्मक बातचीत के सिलसिले में जो वीडियो श्रृंखला जारी है, हाजिर हूं मैं आज उसी श्रृंखला में कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक प्रणाली को स्वीकार करता है, यानी क्वासी फेडरल की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। तो ये क्वासी फेडरल क्या है? अर्थात आधारतः संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, लेकिन एकात्मक लक्षणों के साथ। प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, और दूसरा प्रश्न ये है कि अर्ध संघात्मक के लक्षण क्या हैं, अर्थात संघात्मक लक्षण कौन से हैं और एकात्मक लक्षण कौन से हैं। इस बात पर हम लोग विवेचन करने जा रहे हैं। आइए देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था ये राज्य का एक नया स्वरूप है जो कि 1770 के दशक में सबसे पहले अमेरिका में विकसित हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि 1860 के दशक में यह मॉडल कनाडा ने अपनाया, और उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इस मॉडल को अपनाया हुआ है। ये राज्य का नया स्वरूप कैसे है? ये राज्य का नया स्वरूप इसलिए है कि इसमें जो जैसे राज्य के 4 तत्व होते हैं कि एक निश्चित भूभाग, इसमें निवास करने वाली जनसंख्या, और इसमें एक सरकार होती है, और यह सरकार संप्रभु होती है। तो अभी तक आप राज्य के बारे में यह पढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन यह संघात्मक शासन व्यवस्था राज्य का एक नया स्वरूप कैसे हुआ? नया स्वरूप इसलिए हुआ कि ये जो निश्चित भूभाग है, राइट, ये भी आपके 2 स्तर पर विभाजित हो जाता है। एक नेशनल लेवल पर, और दूसरे क्या है आपका रीजनल लेवल पर। यानी एक नेशनल टेरिटरी हो गई और एक क्या हो गई आपकी रीजनल टेरिटरी हो गई। और इस नेशनल टेरिटरी में आपकी संघ सरकार कार्य करेगी, और रीजनल टेरिटरी में आपकी प्रांतीय सरकार कार्य करेगी। ठीक, यानी 2 सरकारें होती हैं, यानी 2 राज्य व्यवस्था होती हैं, और इनके बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इस पर विस्तार से पहले मैं वीडियो ला चुका हूं और उस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमें संविधान दिया है, तो ये जो भारतीय संविधान है, ये आपके अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करता है, यानी क्वासी फेडरल को। अब क्वासी फेडरल का मतलब क्या हुआ? क्वासी फेडरल का मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी हैं और एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भी हैं। यानी दोनों के ही लक्षणों को अपनाया गया है
और जब दोनों के लक्षणों को अपनाया गया है तो दोनों का जब मिश्रण हो गया तो उसी को क्या कहा गया है? अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल। अब प्रश्न ये उठता है इसमें कि जब क्वासी फेडरल है और दोनों लक्षणों को अपनाया है आपने, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी हैं और एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी हैं, तो अब आपके सामने एक प्रश्न ये उठ करके आता है कि बेसिकली हम क्या हैं, यानी हमारी मूलतः प्रकृति क्या है? मूलतः प्रकृति हमारे संविधान की संघात्मक है या मूलतः प्रकृति एकात्मक है? पहला प्रश्न तो यह है, इसका आपको जवाब देना है, राइट। और दूसरा जवाब यह देना है कि आपने ऐसी व्यवस्था क्यों अपनाई, कोई एक व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई? यानी या तो आप केवल संघात्मक व्यवस्था को अपना लेते या आप केवल एकात्मक व्यवस्था को अपना लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। आपने यानी दोनों के चरित्रों के, यानी आपने मध्यम मार्ग लिया है, यानी संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था का एक मिश्रण दे दिया है आपने। तो ऐसा आपने क्यों किया है? तो आइए इसका जवाब देते हैं आपको इन दोनों प्रश्नों का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि संघात्मक यानी अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल। तो अर्ध संघात्मक में बात यह है कि हमने प्राथमिकता दी है किसको? संघात्मक प्रणाली को। तो आधारतः संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, प्रणाली को अपनाया गया है। कैसे? अब समझिए, आधारतः संघात्मक प्रणाली कैसे हुई? तो आधारतः संघात्मक प्रणाली इसलिए हुई, अब जरा इसके लक्षणों पर आ जाइए, कि हमारे यहां केंद्र और राज्य दोनों का सहअस्तित्व है। केंद्र और राज्य का सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व है और इसमें जो राज्य हैं इनका राजनीतिक अस्तित्व भी है। क्या है? राजनीतिक अस्तित्व। राजनीतिक अस्तित्व का मतलब यह हुआ कि हमारे पास दो राज व्यवस्थाएं हैं। यानी संपूर्ण भारतीय भूभाग के लिए जो काम कर रही है वो है हमारी केंद्र सरकार यानी संघ सरकार, और दूसरी कौन है? आपकी प्रांतीय सरकार। और ये दोनों ही सरकारें संविधान से अपना क्षेत्राधिकार प्राप्त करती हैं। यानी संविधान ने तय किया है कि केंद्र संघ सरकार है उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा और राज्य सरकार है उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा। और ये दोनों ही स्तर की सरकारें अपने अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं अपने अपने क्षेत्राधिकार में और संविधान के दायरे में रहते हुए। तो पहला कैरेक्टर तो यह हुआ कि हमारे जैसे संघात्मक प्रणाली में दो सरकारें होती हैं, वैसे हमारे यहां पर भी दो सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब आइए दूसरा कैरेक्टर क्या है आधारतः संघात्मक प्रणाली का? दूसरा कैरेक्टर यह है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा है, और यह शक्तियों का बंटवारा किस तरह से है? आप देखेंगे कि आर्टिकल 245 की धारा 1 के अनुसार जो संघ के मामले में यानी संसद की
विधि संपूर्ण भारतीय भूभाग में लागू होंगी और जो प्रांत हैं यानी राज्य विधानमंडल की विधि राज्य के भूभाग में लागू होंगी। और इन दोनों को यह अधिकार है कि राज्य अपने संपूर्ण भूभाग के लिए या उसके छोटे से भाग के लिए विधि बना करके उसे लागू कर सकता है। संसद को यह अधिकार है 245 की धारा 1 के तहत, दोनों को ही है ये कि संसद द्वारा बनाई गई विधि संपूर्ण भारतीय भूभाग में लागू होंगी या उसके छोटे से भाग में लागू की जा सकती हैं। ठीक है, ये तो हो गया 245। अब आइए अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 की धारा 1 कहती है, क्या कह रही है कि संघ सूची पर, किस पर? संघ सूची पर किसका अधिकार होगा? संसद का। और अनुच्छेद 246 की धारा 3 के अनुसार राज्य सूची के विषयों पर किसका अधिकार होगा? आपके राज्य विधानमंडल का। यानी राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति किस पर है? राज्य सूची के विषय पर। और आपके संसद को विधि बनाने की शक्ति किस पर दी गई है? संघ सूची के विषय पर। तो आप देख रहे हैं शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। इसके साथ ही 246 में धारा 2 में यह भी प्रोविजन किया हुआ है कि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। राइट, तो आप देख रहे हैं कि क्षेत्राधिकार का स्पष्ट तौर पर बंटवारा किया गया है। अगर टेरिटरी की बात करें तो यानी संसद के लिए टेरिटरी क्या है? संपूर्ण भारतीय भूभाग है। जबकि राज्य विधानमंडल के लिए टेरिटरी की अगर बात करें तो उस राज्य का भूभाग हो गया। इज इट क्लियर? तो शक्तियों का क्या किया गया है? स्पष्ट बंटवारा किया गया है। और यह क्या है? आपका संघात्मक लक्षण है। कहने का मतलब यह हुआ कि राज्य को केंद्र द्वारा शक्ति नहीं दी गई है, बल्कि राज्य सरकारें संविधान से सीधे शक्तियां प्राप्त करती हैं। संविधान ने उसके गठन, उसके क्षेत्राधिकार, उसकी संरचना स्पष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है। तो यह क्या हुआ? आपका संघात्मक कैरेक्टर हुआ। तीसरा संघात्मक कैरेक्टर क्या है इसमें? तीसरा, ध्यान से समझिएगा, तीसरा संघात्मक कैरेक्टर यह है कि आपके संविधान सर्वोच्च है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सर्वोच्च क्यों है? अब यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर। क्यों? क्योंकि संघीय विभाजन को बनाए रखने के लिए, राइट भाई, अगर आपने संघीय केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का अगर आपने बंटवारा कर दिया है तो इसको लिखित रूप देना पड़ेगा और उसकी क्या होगी? आपकी सुप्रीमेसी होगी। राइट, तो आपके यहां पर क्या है? संविधान सर्वोच्च है। और संविधान सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि केंद्र राज्य के बीच क्या किया गया है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र राज्य के बीच। तो जाहिर सी बात है कि संघात्मक प्रणाली का यह मूलभूत लक्षण होता है कि संविधान इसमें सर्वोच्च होता है। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी विधि बनाएगी वो सभी विधियां किसके अधीन होंगी? संविधान के अधीन होंगी। यानी कि संविधान मूल विधि है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार की विधियां किसके अधीन होंगी? संविधान के अधीन होंगी। संविधान के अधीन, संविधान के अधीन होंगी। राइट, तो संविधान क्या है? आपका सर्वोच्च है। और
सर्वोच्च होने के साथ साथ, अब ध्यान से आप समझिएगा, अगला चौथा कैरेक्टर क्या है आधारतः संघात्मक होने का? चौथा कैरेक्टर यह है कि संविधान आपका कठोर भी है। कठोर कैसे है? अब जरा इसको देख लीजिए कि जो संघीय प्रावधान हैं, प्रावधानों से संबंधित अगर आपको संशोधन करना है तो उसके लिए केंद्र और राज्य दोनों के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। यानी ज्वाइंट एफर्ट होगा, ज्वाइंट एक्शन होगा संघीय प्रावधानों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने के लिए। आर्टिकल 368 में, किसमें? अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है कि जैसे केंद्र राज्य के बीच जो शक्तियों के बंटवारे संबंधी प्रावधान हैं, संघीय यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान हैं, राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान हैं, अगर इनमें अगर आपको कोई संशोधन करना है तो न केवल संसद से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा, बल्कि कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों से उसको अनुसमर्थन भी कराना होगा, तभी वो संविधान संशोधन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और यह कठोरता का तत्व हुआ। और यह कठोरता का तत्व क्यों है? ताकि जो केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इसे आसानी से परिवर्तित न किया जा सके। केंद्र और राज्य दोनों इकाइयों की सहमति से ही यह परिवर्तन संभव हो। तो आपके संशोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है और यह कठिन प्रक्रिया है, और यह लक्षण क्या हुआ? आपका संघात्मक हुआ। राइट? संघात्मक लक्षण में अगला पहलू क्या जाएगा आपका? अगला पहलू जाएगा, यानी अगले लक्षण की, पांचवें लक्षण की अगर आप बात करें तो पांचवा लक्षण क्या जाएगा? आपके संविधान के संघात्मक प्रणाली होने का, यानी संघात्मक लक्षण से संबंधित, आधारतः संघात्मक लक्षण से संबंधित। तो आ जाइए अब उस पर कि आपके यहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका, और जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक प्रणाली का मूलभूत लक्षण होता है। और यह स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इस पर मैं वीडियो ला चुका हूं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस विद जेपी सिंह वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां जाकर के आप स्वतंत्र न्यायपालिका के वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं। यानी स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के दबाव और उनके हस्तक्षेप से मुक्त होकर के कार्य करने में समर्थ है। कौन? यह न्यायपालिका। और ध्यान दीजिएगा, यह न्यायपालिका किसके साथ है? यानी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के साथ, जिसके माध्यम से क्या करती है ये? ध्यान दीजिएगा कि इसके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विधियों की संवैधानिकता की जांच करती है। यानी संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए। किसकी? संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या हुई? केंद्र राज्य के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत है। कि अगर केंद्र राज्य के बीच कोई विवाद पैदा होता है तो उस विवाद का निपटारा न्यायपालिका करे, और उस न्यायपालिका पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का न तो कोई दबाव होना चाहिए और ना ही कोई हस्तक्षेप होना चाहिए। ऐसी न्यायपालिका चाहिए। तो आपके यहां पर ऐसी न्यायपालिका सुनिश्चित कर दी गई है। और इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इनकी नियुक्ति को लेकर के, इनकी पदच्युति को लेकर के, इनके वेतन भत्तों को लेकर के, राइट नाउ इनकी सेवा शर्तों को लेकर के यह सुनिश्चित किया गया है कि कार्यपालिका और विधायिका शाखा के दबाव से मुक्त होकर के ये बिना किसी भय और पक्षपात के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और ये न्याय दे सकें।
राइट। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक प्रणाली का एक मूलभूत लक्षण होता है, वो आपके संविधान में भी है, राइट। छठवां पहलू क्या है आपके आधारतः संघात्मक प्रणाली का आपके संविधान में? छठवां पहलू यह है कि आपकी द्विसदनीय विधानमंडल है। क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल है, राइट। चूंकि संघात्मक प्रणाली में दो सदन का होना जरूरी है, जिसमें एक सदन जो होता है वो आपके जनप्रतिनिधि सदन होता है, जबकि जो दूसरा सदन होता है वो राज्य इकाइयों का प्रतिनिधि सदन होता है, यानी वो राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये लक्षण है आपके संघात्मक के, ठीक। अब जरा आइए एकात्मक लक्षण। भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षणों को भी अपनाया गया है, और एकात्मक लक्षणों को अपनाया है तो एकात्मक लक्षण क्या हैं आपके? तो आ जाइए अब एकात्मक लक्षण पर। सबसे पहली बात कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है संघात्मक प्रणाली में, ठीक है। और संघात्मक प्रणाली में जो राज्य सरकारें होती हैं उनका अपना स्वतंत्र संविधान होता है, जिसमें संशोधन करने की उन्हीं को शक्ति होती है। लेकिन हमारे यहां पर क्या है? हमारे यहां पर ध्यान से आप समझिएगा, हमारे यहां पर राज्यों को अपना अलग से संविधान रखने की अनुमति नहीं है। पहली बात तो यह हो गई, यानी राज्य इकाइयों को अपना अलग से संविधान रखने की अनुमति नहीं है, यानी एक ही संविधान है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का ही शासन व्यवस्था का विवरण दिया हुआ है कि केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था कैसे संचालित होगी और राज्य सरकार की शासन व्यवस्था कैसे संचालित होगी, ये एक ही संविधान में विवरण दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका एकात्मक कैरेक्टर हुआ कि संविधान पृथक से राज्यों को रखने की अनुमति नहीं है। अब आइए जरा दूसरे कैरेक्टर पर। एकात्मक लक्षण क्या है आपका कि संविधान में अगर संशोधन की बात करें, संशोधन की, तो अगर संघीय प्रावधानों में भी संशोधन करना है तो पहली बात तो यह है कि राज्यों को पहल करने की शक्ति नहीं है। यानी कोई भी राज्य ये पहल नहीं कर, यानी राज्य मिलकर के ये इनिशिएटिव नहीं ले सकते कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को आरंभ कर सकें। यानी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को आरंभ करने का अधिकार राज्यों को नहीं है। अपवाद है आपका अपवाद 169 अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 169 अपवाद है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य विधानमंडल किसी अपने राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना चाहती है या उसे समाप्त करना चाहती है तो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, और जब वो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी तो अब उस पर संसद कार्रवाई करेगी साधारण बहुमत के माध्यम से। वैसे ही यानी उस राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए या विधान परिषद की समाप्ति के लिए। तो केवल यह प्रावधान एक अपवाद स्वरूप है, बाकी और किसी मैटर में राज्य इकाइयों को संविधान में संशोधन आरंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है संघीय विभाजन के मामले में, पहली बात। और दूसरी बात क्या हुई, संविधान के बहुत बड़े भाग में अकेले संसद ही संशोधन करती है, राज्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। मुश्किल से जो संघीय प्रावधान है उनमें आधे राज्य विधानमंडलों की आवश्यकता हो रही है,
अनुसमर्थन की, लेकिन बाकी के संविधान में अकेले संसद ही संशोधन कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में केवल संसद ही संशोधन कर सकती है। आप देखेंगे कि संघात्मक प्रणाली में राज्यों को भी संशोधन कराने का अधिकार होता है, यानी ज्वाइंट एफर्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां केवल पार्लियामेंट ही आरंभ कर सकती है संशोधन की प्रक्रिया को, और पार्लियामेंट ही यहां पर क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, यानी केंद्र डोमिनेट कर रहा है। तो यह क्या हुआ, आपका एकात्मक लक्षण हुआ, किसका, आपके संविधान का एकात्मक कैरेक्टर हुआ। अब जरा ये, अगर शक्तियों के बंटवारे की बात की जाए, शक्तियों के बंटवारे की बात की जाए, तो सबसे पहले बात कीजिए, संघ सूची में महत्वपूर्ण विषय शामिल कर दिए गए हैं, जहां से अधिक रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है, वो किसके पास है, संघ के पास है, राज्यों के पास नहीं है, राइट। अपेक्षाकृत यानी जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो किसके पास हैं, संघ सूची यानी केंद्र के क्षेत्राधिकार में है। पहली बात तो ये हो गई, राइट, महत्वपूर्ण विषय किसके पास हो गए। दूसरी बात, अवशिष्ट विषय केंद्र के पास है, यानी जो विषय न तो संघ सूची में शामिल है, न राज्य सूची में शामिल है, न समवर्ती सूची में, तो उसको क्या कहेंगे हम, अवशिष्ट विषय। तो उस अवशिष्ट विषय पर विधि बनाने की शक्ति किसको दी गई है, केंद्र को दी गई है, यानी संसद को है उस पर, राइट। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका शक्तियों के बंटवारे को लेकर के ये संतुलन किसके पक्ष में चला गया, केंद्र के पक्ष में चला गया, ठीक। तो शक्तियों के बंटवारे को अगर बात करें तो यहां पर किसके लिए है, ये केंद्र की ओर झुकाव है, और इस प्रकार मजबूत केंद्र की बात की गई है, किसकी, मजबूत केंद्र की बात की गई है। अच्छा, एक और खास बात है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, किसमें, कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। कुछ विशेष परिस्थिति में, और ये विशेष परिस्थिति क्या है, 249, 250 और 252, और इसके तहत वो क्या करता है, राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकता है। कौन, संसद, किसके तहत, 249, 250 और 252 के तहत। तो ये कैरेक्टर क्या हुआ, अगर शक्तियों के बंटवारे की बात करें तो इस मामले में भी संघ क्या है, ज्यादा मजबूत है, उसके फेवर में है पावर, और उनके फेवर में नहीं है, राइट नाउ कंपैरेटिवली, राइट। तो ये बात क्या हो जाती है आपकी, एकात्मक हो जाती है, राइट। इसके साथ साथ अब आइए, और क्या है आपका एकात्मक कैरेक्टर का लक्षण। तो एकात्मक कैरेक्टर का लक्षण यह है कि आपके यहां पर इकहरी न्यायपालिका है, क्या है, इकहरी न्यायपालिका है, यानी केंद्र और राज्य दोनों की विधियों की अनुपालना एक ही न्यायिक प्रणाली द्वारा की जाती है, एक ही न्यायिक प्रणाली। जबकि संघात्मक प्रणाली में क्या होता है कि केंद्र की विधियों को लागू करने के लिए उसकी अपनी न्यायपालिका होती है, और प्रत्येक राज्य को के लिए उसकी अपनी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो उसकी विधियों को लागू करती है। जबकि हमारे यहां पर क्या है, इकहरी न्यायपालिका है, राइट। अब आ जाइए, इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संघात्मक प्रणाली में आप देखेंगे कि आपकी दोहरी नागरिकता होती है, यानी प्रत्येक प्रांत की अपनी नागरिकता होती है और उस प्रांत के निवासियों की संघ की भी नागरिकता होती है, तो डबल सिटीजनशिप रखते हैं। लेकिन हमारे यहां पर क्या है, सिर्फ संघ सरकार की नागरिकता होनी चाहिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
आपको एक समान राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त हैं। तो इकहरी नागरिकता का होना यह एकात्मक लक्षण है। अब आइए, इकहरी न्यायपालिका हो गई आपके यहां, इकहरी नागरिकता हो गई आपके यहां, राइट। इकहरा प्रशासन तंत्र है जो केंद्र और राज्य दोनों की विधियों को लागू करता है। यह बात भी है आपकी, केंद्र और राज्य दोनों की विधियों को लागू करता है, यानी संसद द्वारा बनाई गई विधियों की अनुपालना किसके द्वारा की जाती है? राज्य के प्रशासन तंत्र द्वारा। और यह बात 256 में स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है। क्या लिखा है 256 में? कि राज्य की कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों की अनुपालना सुनिश्चित हो। तो यानी संसद की विधियों की अनुपालना किसके द्वारा की जा रही है? राज्य की कार्यपालिका द्वारा, यानी कि राज्य के प्रशासन तंत्र द्वारा। तो एक ही प्रशासन तंत्र प्रणाली है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही विधियों की क्या करती है? अनुपालना करती है। और यह क्या हो गई आपका? एकात्मकता का लक्षण हुआ। किसका? एकात्मक लक्षण हुआ। और ध्यान दीजिए, राज्य का प्रशासन तंत्र राज्य के नियंत्रण में कार्य करता है। तो आप कहेंगे कि फिर सर आप तो कह रहे हैं कि मजबूत संघ है। जब राज्य के द्वारा उसकी विधियों की अनुपालना हो रही है तो राज्य उसकी विधियों की अनुपालना न करे, उसका प्रशासन तंत्र, और उसकी अनुपालना में कोताही बरते वो। क्यों? क्योंकि प्रशासन तंत्र तो राज्य सरकार के नियंत्रण में। बोलेगा पहले राज्य सरकार की विधियों की अनुपालना करते हैं, केंद्र सरकार की विधियों को ठीक है समय मिलेगा तो अनुपालना करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, बोल देंगे भाई टाइम नहीं था। लेकिन अपनी राज्य सरकार को खुश रखिए। क्या ऐसा कर सकता है प्रशासन तंत्र? और अगर ऐसा कर सकता है तो फिर मजबूत संघ कैसे हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 256 में यह बात कही जरूर है कि संसद की विधियों को राज्य द्वारा अनुपालना किया जाएगा, राज्य की कार्यपालिक शक्ति। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसमें यह भी कहा गया है 256 में कि यदि संसद की विधि की अनुपालना नहीं हो रही है किसी राज्य में ठीक से, तो केंद्र की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को निर्देश देगी कि भाई इस विधि का क्या कीजिए, अनुपालन कीजिए, आपके यहां ठीक से अनुपालन नहीं हो रहा है, इसके लिए डायरेक्शन दे सकती है। आप कहेंगे सर डायरेक्शन से क्या होता है? अगर डायरेक्शन को भी न माने तो क्या होगा? तो फिर आर्टिकल 365 है, और 365 क्या कहता है कि यदि केंद्र की कार्यपालिक निर्देश की अनुपालना नहीं हुई है तो राष्ट्रपति यह मान सकेंगे कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। और जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो अनुच्छेद 356 लागू हो जाएगा कि संवैधानिक मशीनरी ठप हो गई है, यानी राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, राज्य विधानमंडल का विघटन कर दिया जाएगा और सारी शक्ति खिंच करके किसके पास आ जाएगी? केंद्र के पास आ जाएगी, राइट। तो ये क्या हुआ? आपका एकात्मक चरित्र हुआ, एकात्मक लक्षण हुआ आपके संविधान का, राइट। अगला क्या है आपका? यानी 256, 257 और आ जाइए आपका 365 और फिर 356। कनेक्शन समझ में आ गया आपको? अब आइए, आपके यहां पर क्या है? इकहरी लेखा परीक्षण पद्धति है, यानी अकाउंट ऑडिट जो होगा वो सीएजी संस्था द्वारा किया जा रहा है। अनुच्छेद 148 में सीएजी के गठन का प्रावधान है। किसका? सीएजी का, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही ऑडिट तैयार करता है। और ध्यान दीजिएगा, सीएजी की नियुक्ति और पदच्युति पर अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का तो कोई नियंत्रण है नहीं सीएजी पर। तो यह क्या हुआ आपका? एकात्मक लक्षण हुआ आपका, यानी प्रशासन तंत्र को लेकर के, लेखा परीक्षण को लेकर के। और आ जाइए, अब आ जाइए निर्वाचन को लेकर के, राइट। तो यह भी आपकी क्या है? इकहरी पद्धति है। और इकहरी पद्धति कहां है? अनुच्छेद 324 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 324 कह रहा है
कि राज्यसभा के चुनाव हों या लोकसभा के, किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव हों या विधान परिषद के, तो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के चुनावों का नियंत्रण, निर्देशन, अधीक्षण करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को होगी 324 के तहत। और इस निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और पदच्युति पर अधिकार किसको है? केंद्र को है, राज्य को तो कोई अधिकार है नहीं। तो यह प्रणाली क्या हुई आपकी? एकात्मक लक्षण से संबंधित हुई। तो ये इत्यादि प्रकार के जो प्रावधान हैं, और सबसे बड़ा प्रावधान है आपके आपात उपबंध। आपात उपबंधों में 352, 356 और 360 हो गया, जिससे कि पूरी व्यवस्था क्या हो जाती है? एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हुए आपके एकात्मक के लक्षण। तो संघात्मक के लक्षण क्या हैं, ये आपको स्पष्ट हो गए। एकात्मक के लक्षण क्या हैं, ये स्पष्ट हो गए। अब यहां पर बात ये निकल करके आ रही है कि अब हम क्या माने कि मूलतः हम एकात्मक हैं या मूलतः हम संघात्मक हैं। तो अब आइए, यानी मूलतः आप क्या हैं? संघात्मक या एकात्मक? अब जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी जब दो व्यवस्थाएं आपने ली हैं, तो उन दो व्यवस्थाओं में बेसिकली आप क्या हैं? यूनिटरी और अ फेडरल। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर केसी वेयर जैसे विद्वान हैं अमेरिकी, राइट नाउ, बहुत बड़े विद्वान, और उन्होंने क्या कहा कि आप मूलतः एकात्मक हैं कुछ संघात्मक लक्षणों के साथ। यह किसका कहना है? अमेरिकी विद्वान का। केसी वेयर जैसे विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो मूलतः यूनिटरी है, उसमें कुछ संघात्मक लक्षणों को अपनाया है। लेकिन ध्यान रहे, केसी वेयर साहब को ने अपने हिसाब से अपना मत व्यक्त कर दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि आप आधारतः संघात्मक हैं, बेसिकली आप फेडरल हैं। और इस मामले में मैं आपको बता दूं कि गंगाराम मूलचंदानी बनाम राजस्थान राज्य 2001 के केस में 2001 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आधारतः संघात्मक प्रणाली है। कैसी है? बेसिकली फेडरल हैं हम। और इस संघात्मक प्रणाली के तीन मूलभूत लक्षण विद्यमान हैं। कौन कौन से? एक है शक्तियों का बंटवारा। किसका? डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। दूसरे, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरे, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये संघात्मक प्रणाली के मूलभूत लक्षण भारतीय व्यवस्था में विद्यमान हैं। अतः आधारतः संघात्मक है। आधारतः कैसा है? संघात्मक। यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है गंगाराम मूलचंदानी बनाम राजस्थान राज्य 2001 के केस में, लेटेस्ट। अब इससे पहले ध्यान दीजिएगा, एसआर
बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में क्या कहा है? उन्होंने यह कहा है कि आधारतः संघात्मक है और यह संविधान का आधारभूत लक्षण है। क्या है? आधारभूत लक्षण है। यानी ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति के माध्यम से भी उसे नहीं बदला जा सकता। जब आप आधारभूत लक्षण की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 के अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान का जो शासन व्यवस्था है वो आधारतः संघात्मक है, बेसिकली फेडरल है, और यह भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों में से एक लक्षण है। इसका मतलब यह हुआ कि अब इस वाले लक्षण को संविधान में संशोधन के माध्यम से भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो चूंकि संघात्मक लक्षण भी हैं और एकात्मक लक्षण भी हैं, इन दोनों को मिलाकर के क्या हो गया? आपका क्वासी फेडरल हो गया। और क्वासी फेडरल में हम आधारतः क्या हैं, बेसिकली क्या हैं? हम संघात्मक हैं लेकिन एकात्मक लक्षणों के साथ। ये यहां पर कंप्लीट हो जाता है डिस्कशन। अब आइए, हमने ऐसा क्यों किया, यानी आधारतः संघात्मक प्रणाली को क्यों अपनाया और एकात्मक लक्षणों के साथ? तो इसकी वजह है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें सांस्कृतिक विविधता बहुत व्यापक है। तो जब बड़ा देश होता है, सांस्कृतिक विविधता व्यापक होती है, तो वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर सुशासन देने के लिए आपको संघात्मक प्रणाली अपनानी पड़ेगी। पहली वजह तो यह थी। दूसरी वजह क्या है आपकी? स्वयं संविधान निर्माताओं की अपनी राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष की पृष्ठभूमि। उन्होंने उस आंदोलन के दौरान यह ऑब्जर्व किया और यह बहुत गहराई से महसूस किया कि एकात्मक प्रणाली में जो सरकार होती है, निरंकुश होकर के किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलती है। तो हम आने वाली पीढ़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए उनकी प्रथम प्राथमिकता लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली थी, और संघात्मक प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों की क्या होती है? बहाली होती है। तो ये दो वजह थी आधारतः संघात्मक प्रणाली अपनाने की। अब आइए, मूल वजह थी कि आपका बड़ा देश है और सांस्कृतिक विविधता बहुत व्यापक है, तो ऐसे राज्य में एकात्मक प्रणाली उतनी सफल नहीं है, उतनी प्रासंगिक नहीं है जितनी ज्यादा प्रासंगिक संघात्मक प्रणाली है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रांतीय सरकार होती हैं वो अपने रीजनल स्तर के और लोकल स्तर के विषयों पर स्वतंत्र रूप से कार्यकरण करने में समर्थ होती हैं, और इस प्रकार वहां पर स्वशासन देना क्या हो जाता है? अधिक सुगम हो जाता है। तो इसलिए इस प्रणाली को आपने अपनाया था। अब आ जाइए, एकात्मक क्यों अपनाया आपने? तो एकात्मक इसलिए अपनाया क्योंकि संघात्मक प्रणाली में राज्य इकाइयों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार होता है, राइट? और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमुखता होती है। तो भाई, आप इस स्वतंत्रता के नाम पर कहीं अलगाववाद को बढ़ावा ना दे दें, अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा ना दे दें, और इस प्रकार देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता को भी प्रमुखता दी, और उसके लिए वो एक सीमा तक लोकतांत्रिक मूल्यों की बलि देने के लिए भी तैयार हो गए। इसलिए उन्होंने एकात्मक लक्षणों को स्वीकार किया। तो संघात्मक प्रणाली क्यों अपनाई? क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली प्राथमिकता।
एकात्मक प्रणाली क्यों अपनाई, एकात्मक लक्षणों को क्यों शामिल किया? क्योंकि देश की एकता और अखंडता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, राइट। और ये ऐसा मिश्रण तैयार किया है, ये इतना सुंदर मिश्रण है कि सामान्य परिस्थिति में संघात्मक प्रणाली काम करती है, और जैसे ही परिस्थिति विषम होती है तो बिना संविधान में किसी संशोधन के यह संघात्मक प्रणाली एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है। यानी सारी शक्ति खींच करके केंद्र के पास आ जाती है, और फिर उससे केंद्र निपट करके जब सामान्य परिस्थिति हो जाती है तो बिना संविधान में संशोधन किए पुनः संघात्मक प्रणाली बहाल हो जाती है। यह है आपकी अद्भुत प्रणाली, और यही आपसे यूपीएससी में प्रश्न किए गए हैं। और जरा प्रश्नों को आप देख लीजिए कि भारतीय संविधान के विलक्षण चरित्र हैं, विवेचना कीजिए। राइट ना, 2013 या 14 के आसपास का प्रश्न है ये। शब्दावली में अंतर हो सकता है, लेकिन जो भाव मैं आपको बता रहा हूं वो यही है। थोड़ा बहुत शब्दों में इधर उधर हो सकता है। यानी विलक्षण चरित्र क्या है आपके संविधान के, तो आपके संविधान के विलक्षण चरित्र यही है। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो आशा करता हूं कि आपके अर्ध संघात्मक प्रणाली को लेकर के आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि भारत में आधारतः संघात्मक प्रणाली को अपनाया है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली रहे, प्रांतीय स्तर पर सुशासन दिया जा सके। लेकिन एकात्मक लक्षण इसलिए शामिल किए गए हैं ताकि देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। और ऐसी अनोखी व्यवस्था को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ द स्टेट कहा है, फेडरल नहीं कहा है। तो अब इस पर भी हम बात करेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है, फेडरल क्यों नहीं कहा है, आखिर इसकी क्या वजह है। तो यहां पर बात फिर लंबी हो जाएगी। तो मूल विषय वस्तु जो हमारी थी अर्ध संघात्मक की, वो यहां पर क्या हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है। और वीडियो को ध्यान से आप देखें, सुने, इस पर नोट्स बनाएं, और अगर आपको कोई भी असुविधा होती है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, राइट, और कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी असुविधा है, कोई भी आपकी दुविधा है किसी भी विषय वस्तु को लेकर के, आपको निश्चित तौर पर रिस्पॉन्ड मिलेगा, प्रॉपर रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो आप हमसे संपर्क में आ सकते हैं सीधे सीधे तौर पर। और आप चैनल पर बने रहें। अगर आप नियमित तौर पर एक आध घंटे का समय अगर आप चैनल पर देते हैं तो आपको बहुत ही सुखद महसूस होगा। और इसमें अभी तो शुरुआत है ये, इस पर बहुत परीक्षा उपयोगी सामग्रियां आपको मिलती रहेंगी और बेहतर तरीके से मिलती रहेंगी। और आपकी जिस तरह से चैनल पर भागीदारी हो रही है उससे हमारे भी मनोबल में वृद्धि हुई है, हमारे उत्साह में वृद्धि हुई है। और हम आपके लिए इसी तरह से बेहतरीन क्लासेस के वीडियो लाते रहेंगे। आज मैं यहीं पर विदा लेता हूं, फिर हाजिर रहूंगा इसी तरह के किसी महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।